Welcome to Ignovala. This assignment is developed by the Ignovala in association with Needle Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question paper for the various IGNO courses. Now let's start studying the assignment for the subject code MEC 102, that is macroeconomic analysis. Now let's start direct to the note. So answer all the questions. Section A, answer the following question in about 700 words each. Each question carries 20 marks. Question number 1 is specify the Lucas supply function. What are its implications? In what respects is it different from the classical aggregate supply function? So the answer of this question is basically according to Lucas, जो इकोनॉमिक एक्टर्स थे वो कंसर्न थे अपने रिलेटिव प्राइसेस में और दी प्राइस जो कि रिसीव करते थे इन रिलेशन टू दी प्राइस जो कि पे करते थे फॉर दी गुड्स और सर्विसेज. एज अ रिजल्ट वाइल अ वर्कर जो थे वो कंसर्न थे अपने रियल वेज रेट को और नॉमिनल वेज को जो कि एक प्राइस था फॉर द लेबर सर्विस दैट दे सेल कंपेयर टू द प्राइस of the commodities that they will buy. A firm which is concerned जो थे अपने कंसर्न थे अपने प्राइस में अपने आउटपुट के प्राइस में जो कि वो सेल करते थे इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ इनपुट्स दैट इज परचेज. जो लुकर्स था उन्होंने बेसिकली ये सजेस्ट किया, एजेंटा एक सजेस्ट किया जो था बेसिकली वो नॉट एक्यूरेट था रैशनल एक्सपेक्टेशंस इन्फॉर्मेशन में ऑन देयर प्राइसेस. वो बेसिकली फोकस किए गए मोर ऑन सेलिंग एंड देन बाइंग एज दे हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड गुड्स टू कंसिडर. ये जो था बेसिकली मिसलीडिंग और कंक्लूजन को लीड किया गया फ्रॉम अ वेलफेयर पर्सपेक्टिव के द्वारा. लेकिन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और लेबर सर्विस थी वो राइज की गई. ईच एजेंट जो कि बेसिकली फर्म और वर्कर थे वो मस्ट डिटरमाइन किए गए कि इफ द increase is limited to their goods own service or if it is will affect all to the goods. अगर प्राइस लेवल रेज किए गए ड्यू टू दी मनी सप्लाई इंक्रीज में एंड एजेंट्स एक्सपेक्ट किया गया कि जो वो कि बेसिकली प्रोपोर्शनल था टू दी प्राइस इंक्रीज, सो देयर इज नो चेंज इन दी लेबर सप्लाई और आउटपुट. Now let's see this. Thus we can thus write the Lucas supply curve as yt divided by yp which is equal to f of pt, this which is divided by et minus 1 of pt. So basically जो yt है वो आउटपुट इन पीरियड t है, yp जो है पोटेंशियल आउटपुट है जो बेसिकली एक फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, pt जो है बेसिकली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है और et minus 1 pt जो है वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है इन द पीरियड ऑफ t जो कि एक्सपेक्ट किया गया है 1 ईयर पीरियड में इन द पीरियड t minus 1 में. नाउ इन दी एल्गोरिथम टर्म्स में हम देखे तो ये इक्वेशन रीराइट कर सकते हैं yt माइनस yp विच इज इक्वल टू f ऑफ pt माइनस et1 p1. नाउ ये जो बेसिकली ये लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो स्टेट करती है व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव प्राइस रिप्रेजेंट अ रिलेटिव प्राइस जो कि इंक्रीज करता है फॉर द गुड दैट इज लेबर सर्विस को विच इज बीइंग सोल्ड, और जो आउटपुट रहता है वो हायर रहता है देन द फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि बेसिकली है नेचुरल लेवल ऑफ द आउटपुट को. हम ये एज्यूम करते हैं जो कि पॉलिसी मेकर इंप्लीमेंट्स है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि लीड करती है टू एन एक्सपेंशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई जो कि रिजल्ट करता है इन द इंक्रीज इन द प्राइस में. नाउ जो बेसिकली जो लुकस था उन्होंने रेज किया गया डाउट को विच इज रिगार्डिंग दी assumption जो कि that includes the expectation would remain static in situation where policy makers utilize historical employment and inflation data to inform their decision. The previous relationship था which basically was found on the general assumption that the average expectation of the inflation would remain constant at 0. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था वो रिफर्ड किया गया टू इट्स कॉमनली नोन एज लुकस क्रिटिक को. ये सजेस्ट करता है कि हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन को इन डेटा विच इज अपॉन दी सर्टेन एक्सपेक्टेशन में. बेसिकली जो एज्यूमिंग इंडिविजुअल फ्रॉम देयर एंटिसिपेशंस ऑफ फोर्थकमिंग प्राइसेस जो कि बेस्ड है ऑन द एलिवेटेड प्राइसेस जो कि ऑब्जर्व किया गया इन द प्रीवियस ईयर को. नाउ एज अ रिजल्ट जो ये पोजेसिंग रैशनल एक्सपेक्टेशन था बेसिकली वो pertinate a new information and then revise their expectation regarding the price level downwards. Hence जो instance था where there is a decline in the actual prices जहाँ पे कोई भी corresponding rise नहीं किया गया in the real wages and the unemployment में. Now let's come to the question number 2, that is what are the implications of IS and LM curves, what are the factors on which the position and the slope of IS and LM curves depend. So basically IS और LM मॉडल जो है वो एक की फ्रेमवर्क है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कि डिपिक्ट्स करता है इंटरेक्शन को जो कि है बिटवीन द गुड मार्केट दैट इज IS कर्व एंड द मनी मार्केट जो कि है LM कर्व में द्वारा. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस कर्व्स को और उसके डिटरमिनेंट्स को ये एसेंशियल है हम एनालाइज करना इकोनॉमिक पॉलिसीज और कंडीशन को. नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ IS एंड LM मॉडल इज बेसिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट और इंटरेस्ट रेट का यूज होता है. ये बेसिकली एक ऐसा इंटरसेक्शन है IS और LM कर्व्स का जो कि डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम लेवल को ऑफ द इनकम दैट इज आउटपुट को और इंटरेस्ट रेट को जो कि इकोनॉमी में. यहाँ पे चेंजेस या तो कर्व में होते हैं जो कि बेसिकली शिफ्ट करता है अपने इक्विलिब्रियम को और लीड करता है टू द वेरियस इन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट में. नाउ यहाँ पे बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट भी होती है जो LM कर्व रहता है वो इन्फ्लुएंस करता है बाय द मॉनेटरी पॉलिसीज को जो कि कंट्रोल करती है मनी सप्लाई में और इंक्रीज करता है मनी सप्लाई LM कर्व को टू दी राइट में शिफ्ट करके. नाउ यहाँ पे स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज भी होती है जो बेसिकली IS LM मॉडल रहता है वो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को जो कि अंडरस्टैंड करता है हाउ टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी थ्रू द फेसियल एंड मॉनेटरी इंटरवेंशन में. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्ट द
हाईएस्ट कर्व। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो कंजम्पशन फंक्शन, जब भी चेंज होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में, वेल्थ में, इंटरेस्ट रेट में, तो वो अफेक्ट होता है कंजम्पशन लेवल को। सेकंड जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, यहाँ पे फैक्टर्स जो है बिजनेस एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट रेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वो अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को। नाउ अगर इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द हाईएस्ट कर्व टू द राइट, यहाँ पे और यहाँ जो तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। एज मेंशन अर्लियर, जो चेंजेस है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और टैक्सेशन में वो इन्फ्लूज होती है हाईएस्ट कर्व पोजीशन के द्वारा। और फैक्टर्स है net exports. So changes in the foreign demand, exchange rate or trade policy can shift the IS curve. Now factor affects the LM curve. Now let's come to the factor affecting to the LM curve. पहला फैक्टर है मनी सप्लाई, दूसरा फैक्टर है डिमांड फॉर मनी, तीसरा लिक्विडिटी परफॉर्मेंस, प्रेफरेंस, प्राइस लेवल, और जो बेसिकली स्लोप ऑफ द आईएस और एलएम कर्व है बेसिकली फॉर द आईएस कर्व स्लोप। तो ये जो आईएस कर्व जनरली जो स्लोप रहता है वो बेसिकली डाउनवर्ड रहता है, जो कि इंडिकेट करता है इन द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है वैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, जो कि लीड करता है हायर आउटपुट में। अब हम देखेंगे एलएम कर्व स्लोप में, तो ये जो स्लोप कर्व है बेसिकली वो अपवर्ड होता है। ऑब्वियस है आईएस के अपोजिट होगा, आईएस डाउनवर्ड है तो एलएम अपवर्ड होगा, और ये रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप को बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम में। जहां पे इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर मनी राइज होती है, विच इज लीडिंग टू द हायर इंटरेस्ट रेट्स। Now let's come to the section number B. Answer the following question in about 400 words each. Each question carries 12 marks. Question number 3. Explain the mechanism through which internal and external balance take place under the flexible exchange rate. So answer of this question is, under a flexible exchange rate system, internal and external जो balance रहता है वो achieve किया जाता है through the interaction of domestic and foreign economic factors के द्वारा, जो कि particularly through the exchange in रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स और कैपिटल फ्लो। बेसिकली जो इंटरनल बैलेंस रहता है वो रिफर करता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पे इकोनॉमी जो ऑपरेट होती है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट में विदाउट एनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर में। ये इंप्लाई करता है एग्रीगेट डिमांड जो कि इक्वल रहता है एग्रीगेट सप्लाई को। और वहां जहां पे हम देखेंगे एक्सटर्नल बैलेंस में, तो ये ऐसा बैलेंस है जो इंडिकेट करता है कंट्री करंट अकाउंट को, जो कि एट अ सस्टेनेबल लेवल में, विच मींस नाइदर रनिंग प्रेसिडेंट सप्लाइज नॉट रिफ्लेक्ट्स इन इट्स बैलेंस ऑफ द पेमेंट। नाउ लेट्स कम टू द मैकेनिज्म फॉर द अचीविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। सो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स। सो बेसिकली यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जो वैल्यू रहती है करेंसी की वो डिटरमाइन की जाती है बाय द मार्केट फोर्सेज, स्पेशली सप्लाई किया जाता है और डिमांड किया जाता है फॉर द करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट में। नाउ फर्स्ट वन इज द करेंसी डिप्रिकेशन और एप्लीकेशन। अगर कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है ट्रेड डिफेक्ट, माने कि मोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो रहे हैं देन एक्सपोर्ट, तो मतलब की डिमांड है फॉर अ फॉरेन करेंसी इंक्रीज में, जो कि लीड करती है टू द डिप्रिकेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक करेंसी में। वैसे ही उल्टा हो जाएगा। सेकंड है इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेवल। सो बेसिकली एक्सपोर्ट कम्युनिटीज कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो करेंसी रहती है वो एक्सपोर्ट चीपर होती है फॉर द बायर, फॉरेन बायर पोटेंशियली जो रहता है उस एक्सपोर्ट वॉल्यूम को वो इंक्रीज करती है। ये हेल्प करता है इंप्रूव करने में टू द करंट अकाउंट बैलेंस में, मूव करता है टुवर्ड द एक्सटर्नल बैलेंस में। नाउ लेट्स कम टू द इंपोर्ट कॉस्ट। सो कन्वर्सली जो वीकर डोमेस्टिक करेंसी रहती है वो मेक करती है इंपोर्ट को फ्रॉम एक्सपेंसिव, विच में रिड्यूस द इंपोर्ट वैल्यू। नाउ थर्ड वन इज कैपिटल फ्लो। सो ये जो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स है यहाँ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट कैन अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, विच इज टर्न इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो। Now let's come to the question number 4, that is what does the Phillips curve signify? How do you reconcile the difference in the shape of the curve in the short run and the long run? So answer of this question is A.W. Phillips जो था उन्होंने ये concept दिया गया जिसको बोला जाता है Phillips curve after his name, which describe the relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation में ये एक relationship बताता है। उन्होंने ये try किया एक ऐसा relationship establish करने में उन दोनों के बीच में जो कि level of unemployment और change in wage rates के बीच में। उनके वर्क में ये प्रूव किया कि जो लोअर इज द इनिशियल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो द ग्रेटर वुड बी द राइज इन द मनी वेज रेट corresponding to the given rise in the rate of unemployment। उन्होंने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इक्वेट किया, जहाँ पे रेट ऑफ वेज इंक्रीज होता है और ए और बी कांस्टेंट है, यू जो रहता है वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में यूज होता है। उन्होंने ये भी फाउंड किया एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड यू, जो कि वेज रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में के बीच में। लेटर जो डेटा कलेक्ट किया गया फॉर मेनी अदर कंट्रीज वो देखा गया, जो रिलेशनशिप था बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज था, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट अ स्टेबल रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द टाइम, जो कि सजेस्ट करता है इकोनॉमिस्ट दे विल हैव टू बी बियर वन प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी टू गेट राइट of other. If we choose low rate of inflation, unemployment rate would be high and vice versa. Now let's come to this graph, that is diagram description. Now ये यहाँ हम इस ग्राफ को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, दिस इज y सेक्शन एंड दिस इज x सेक्शन। तो y सेक्शन में इधर इंटरेस्ट रेट है एंड x सेक्शन में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये LRPC है जो कि LRPC का फुल फॉर्म बेसिकली है लॉन्ग रन फिलिप रूल कर्व, और यहाँ पे SRPC है जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट रन फिलिप कर्व, जो कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन अ शॉर्ट रन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ब्रिंग आउट
that is bring out the salient features of the real business cycle models. What are its implications? So basically जो real business cycle है जिसको short form में बोलते हैं RBC model, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक फंक्शनेशन को इन द टर्म ऑफ रियल दैट इज नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को। ये एम्फेसाइज करता है अपने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी शॉक्स को और प्रोडक्टिविटी को जो कि चेंज है एज अ प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द बिजनेस साइकिल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे की फीचर्स है ऑफ द रियल बिजनेस साइकिल में। तो पहला है की फीचर्स फोकस ऑन द रियल फैक्टर, सेकंड इज टेक्नोलॉजी शॉक्स, थर्ड इज इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन, fourth is general equilibrium framework and dynamic stochastic general equilibrium, flexible prices and wages, utility of money। और यहाँ पे जब हम देखेंगे implication of the real business cycle model तो उसमें आता है economical fluctuation, सेकंड आता है पॉलिसी रेलेवेंस, थर्ड आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फिर आता है सस्टेनेबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आता है एक्सपेक्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग। Now let's come to the question number 6. Classify various theories of unemployment based on the possible responsible of the firm. So basically classical जो theories है वो claim की गई है in a long run में जो कि एक unemployment जो involuntary है वो exist नहीं कर सकते अपने market में। ये assume किया गया है जो उनके prices और wages है वो flexible है in a long run में और all जो labor है वो absorb हो जाते हैं in the productive process में। लेकिन जो इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो विजिबल है इन द रियल लाइफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो सर्च थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्सप्लेन की गई है ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को जो कि एग्जिस्ट करती है एज एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना इवन इन द वालरेसियन सेटिंग ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर जो कि रेडी है वर्क करने में एट अ स्लाइटली लोअर वेजेस रेट, देयर कैन बी 4 पॉसिबल रिस्पॉन्सेस ऑफ द फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 थ्योरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन एक्सप्लेन। पहला है नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो कि एज्यूम करती है फर्म्स को एक्सेप्ट कर ले द वर्कर ऑफिसर्स में। बेसिकली एक ऐसा केस है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एट ऑल इट विल बी वॉलंटरी इन दी नेचर, ये मार्केट को सेटिस्फाई करती है उनकी कंडीशन में। सेकंड है सर्च एंड मैच मॉडल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये फर्म बेसिकली डिसएग्री करता है दैट द लेबर मार्केट इज अ मार्केट ऑफ होमोजेनियस कमोडिटी, बट ये क्लेम करता है कि जो लेबर मार्केट है वो हेट्रोजीनियस मार्केट है इन विच जो कि हर एक जॉब यूनिक है और रिक्वायर करती है यूनिक स्किल्स को जो कि फॉर अ स्पेसिफिक वर्कर ओनली के लिए। इस केस में क्या होता है जो क्वालिटी ऑफ वर्कर रहते हैं वो मैच होना चाहिए विद द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज में थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्च एंड मैच। सी है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल। सो ये एक ऐसा पॉसिबल फर्म्स है जो कि बाउंड है टू पे अप फ्लेक्सिबल वेजेस टू ऑल दी वर्कर्स जो कि डिटरमाइन करता है। इस केस में क्या होता है फर्म जो है बेसिकली वेजेस को कट नहीं कर सकता और हायर नहीं कर सकता एडिशनल वर्कर को एज द वेजेस हैज बीन डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिंग बार्गेनिंग एंड इट कैन नॉट बी चेंज द वेज रेट। डी है एफिशिएंसी वेज थ्योरीज में। ये एक ऐसा फर्म है जो हैज ओपिनियन दैट हायर वेजेस मींस द हायर एफिशिएंसी, हेंस इट इज एडविसिबल टू कीप वेजेस हाई। बाय कीपिंग वेजेस हाई इट इज एबल टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड द बेनिफिट दैट फर्म्स आर गेटिंग फ्रॉम दिस हायर वेजेस ऑफ लेवल ऑफ एफिशिएंसी आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ पेइंग हायर वेजेस। इस थ्योरी को बोलते हैं एफिशिएंसी वेज थ्योरी। Now let's come to the question number 7, that is write a short notes on the following A capital assist pricing model. So basically ये explain किया गया earlier that is uncertainty in income जो कि consumption to be uncertain. To put in a differential, uncertain does not lie in the asset return rather than return to the asset is treated as given. अगर हम लेते हैं return to an asset को is a non-zero अगर हम लेते हैं लेकिन जो exact return रहती है वो uncertain रहती है, then the optimal condition of the individual utility maximization जो कि include करती है U dash CT which is equal to ET in the bracket 1 plus R T plus 1 U dash that is C T plus 1। ये theory basically for the statistical expectation है ऑपरेटर E में जो कि बोलती है टू इवेंट्स दैट इज x एंड y के इवेंट्स को बोलती है दैट E of x of y is equal to E of x and E of y plus COV of x of y। So जो COV x of x y है वो एक कोवेरिएशन है बिटवीन द टू इवेंट्स ऑफ x एंड y जो कि एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाता है जो कि केस ऑफ टू जॉइंट इक्वेशन में। जब हम ये दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको मिलता है C of t is equal to ET 1 plus R of t plus 1 which is multiplied by E of t U dash C of t of 1 plus COV 1 plus R t plus 1 U dash C of t plus 1। लेकिन जब हम इस इक्वेशन से E of f is 1 plus R t plus 1 को जब हम इक्वल करते हैं तो आता है हमारे पास U C t minus COV t 1 plus R t plus 1 U t in the bracket L t plus 1 divided by E t U dash C t plus 1। Now ये जो कंडीशन है बेसिकली ये जो इस इक्वेशन में दी गई है इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन में दी गई है ये एक इक्विलिब्रियम एक्सपेक्ट किया गया टू रिटर्न द रिस्की एसेट ग्रेटर जो कि ग्रेटर है C plus t plus 1 के वैल्यू से और लोअर है वैल्यू ऑफ U dash C plus 1 में। Hence a positive covariance between RT plus 1 and U dash CT plus 1 implies a negative correlation between RT plus 1 and CT plus 1 and vice versa। ये जो मॉडल है वो डिटरमाइन करता है एक्सपेक्टेशन रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट को जो कि टाइटल्ड है एज अ कंजम्पशन कैपिटल एसेट्स मॉडल व्हिच इज इन द शॉर्ट फॉर्म CAPM। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट दैट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। जो बेसिकली जो मिल्टन फ्राइडमैन थे उन्होंने ये ऑफर किया गया जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया गया फॉर द डिफरेंस बिटवीन दी क्रॉस सेक्शनल एंड द टाइम सीरीज डेटा ऑन द कंजम्पशन थ्रू द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थे वो बेस्ड थे ऑन द फिशर्स थ्योरी के द्वारा जो ऑफ द कंजम्पशन एज एन इंटरनल टेम्परल चॉइस में। अनलाइक द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मिल्टन फ्राइडमैन डिड नॉट assume that there is any regularity or uniformity in the
pattern of the income over the life cycle of the individual. If the income of the household from time to time, Friedman categorized the income of an individual into two parts. उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला था एक परमानेंट इनकम, सेकंड डिवाइड किया गया ट्रांसलेटेड इनकम. तो बेसिकली परमानेंट इनकम YT P के द्वारा डिनोट किया जाता है, ट्रांसलेटेड इनकम YT टू द पावर T के द्वारा इक्वेट किया जाता है. ये एक ऐसा सर्टेन इनकम था जो कि इरेगुलर था और को इंसिडेंशियल था. तो इस बेसिकली इसको बोला जाता था ट्रांसलेटरी इनकम बाय फ्राइडमैन. हाउएवर जो परमानेंट इनकम था एक पार्ट था इनकम का जो कि एक्सपेक्ट किया गया टू प्रिवेल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में. नाउ he further classified that when we were consider cross-sectional data of the different household at any point of time, especially the high income group will have some household with a high transfer income and they will have उनके पास जो रहेगी low prosperity of consumption than average रहेगी. Hence in the long run time basically CS data जो थी वो APC 10 जो थी वो as a constant became बन जाती थी. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नो सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, दैट इज ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नो बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट कीजिए www.neerajbooks.com टुडे. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback. Which assignment do you wanna see next? Thank you for watching.